गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले 4 क्लासेस में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है और उसके वेरियस फैक्टर्स और उसका क्या इम्पैक्ट था फ्रांस की उस टाइम की सोसाइटी में, इसको हमने जाना है। इस क्लास में हम लोग फर्दर उसके और इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में। सो लेट्स प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हेडिंग दिया हुआ है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मतलब फ्रांस ने राजशाही को पूरी तरीके से हटा दिया और एक गणतंत्र बन गया, मतलब जहां पे राजा का नहीं आम लोगों के द्वारा गवर्नमेंट सिलेक्ट किया जाता। अब हम लोग फर्दर पॉइंट्स में देखेंगे। The situation in France continued to be tense during the following years. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद के जो साल थे वो बहुत ही तनावपूर्ण थे। Second point, although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. हालांकि लुईस एक्सवीआई ने संविधान में साइन कर दिया था, पर वो पर्शिया के राजा के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन मतलब एक डीलिंग कर रहे थे, ताकि लुईस एक्सवीआई को उस देश से कोई हटा ना सके और अगर इमरजेंसी आए तो किंग ऑफ पर्शिया उनकी मदद कर सके। थर्ड पॉइंट, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स that had been taking place there since the summer of 1789. अब फ्रांस की हालत देख के उसके जो पड़ोसी देश थे वहां के राजाओं को भी चिंता सताने लगी कि कहीं फ्रांस की तरह हमारे देश के लोग भी बगावत न करते, और इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम फ्रांस के राजा की मदद करेंगे ताकि वहां पे राजशाही बनी रहे और लोगों में राजा का डर भी बना रहे। और ये सभी घटनाएं कब से चल रही थी? लगभग 1789 के गर्मी के मौसम से। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ना उलट पुलट हो गया। फ्रांस का राजा प्रशिया के राजा के साथ डीलिंग करने की सोच रहा था, पर तभी फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा या वहां की जो पार्लियामेंट थी उसने एक डिसीजन लिया 1792 में, और वो डिसीजन क्या था? प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में वार। हमारे थर्ड स्लाइड में आते हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक कंटिन्यूड। तो हमने पहले स्लाइड में देख चुका है कि फ्रांस में से टोटली राजशाही हटा दी गई थी और फ्रांस एक रिपब्लिक कहलाता था, तो उसी के कुछ फीचर्स हम लोग इस स्लाइड में भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड एज द कन्वेंशन। वहां पे जो नई सभा का गठन हुआ उसका नाम क्या दिया गया था? कन्वेंशन। सेकेंड पॉइंट, on 21st September, it abolished the monarchy and declared France a republic. तो फ्रांस को जो रिपब्लिक बनाने का ऑफिशियल डिसीजन था वो कौन सी डेट में लिया गया? ऑन 21st of September 1792. Third point, as you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि रिपब्लिक इस तरीके की गवर्नमेंट होती है जहां पे वहां के लोग, वहां के जो नागरिक हैं वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट का हेड जो गवर्नमेंट को चलाएगा उसको भी पीपल ही सिलेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, मतलब वंशानुगत जो राजशाही थी वो रिपब्लिक में
नहीं होती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसका बेटा ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनेगा उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं था। जो व्यक्ति योग्य है, जिसमें कैपेसिटी है देश को चलाने की, वो ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनेगा। फोर्थ स्लाइड में देखते हैं। फोर्थ स्लाइड में आप लोगों को एक पिक्चर दिखाया गया है और फर्स्ट पॉइंट है Louis XVI was sentenced to death by court on the charge of treason. तो फ्रांस में जब लोगों की सरकार आई तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? राजा को गद्दारी के केस में उन्होंने चार्ज किया और राजा को सजाए मौत सुनाई गई। सेकेंड पॉइंट है ऑन 21st January 1793 he was executed publicly at Palace de la Concorde, मतलब लुइस एक्सवीआई को जनता के सामने मौत के घाट उतारा गया और वो डेट कौन सी थी? 21st January 1793। थर्ड पॉइंट, द क्वीन मैरी एंटोनीट met with the same fate shortly after। उसके थोड़े समय बाद ही फ्रांस की जो रानी थी जिनका नाम था मैरी एंटोनीट, उनको भी लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लुइस एक्सवीआई और उनकी क्वीन मैरी एंटोनीट की पोर्ट्रेट्स दी गई हैं। सिक्स्थ स्लाइड में आते हैं, द रीन ऑफ टेरर। The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of several control and punishment. फ्रांस में 1793 से 1794 का जो समय है उसको आतंक का राज या फिर रीन ऑफ टेरर बोला जाता है। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के हेड थे जिनका नाम था रॉबस्पियर, उन्होंने बहुत सख्त रवैया अपनाया देश को चलाने के लिए। सेकंड पॉइंट में आते हैं, ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary ट्राइब्यूनल। ऐसे सभी लोग जिनको राष्ट्र का दुश्मन कहा जाता, जैसे कि पुराने जमींदार, पुराने धार्मिक संगठनों के लोग, पुराने राजनीतिक दलों के लोग और इवन उसके खुद के राजनीतिक दलों के लोग जो उसके नियम के अनुसार नहीं चलते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता और फिर एक क्रांतिकारी सभा द्वारा उनको सजा दी जाती है। थर्ड पॉइंट है, इफ द कोर्ट फाइंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन्ड, और अगर उनको दोषी पाया जाता तो इनको गिलोटिन्ड कर दिया जाता। सेवेंथ स्लाइड में आते हैं, द गिलोटिन। The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. गिलोटिन एक ऐसी मशीन का नाम है जिससे लोगों को सजाए मौत दी जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो पिलर्स है और बीच में एक लोहे की शार्प ब्लेड है और जिस भी आदमी को सजा देनी है उसका सर इस छेदे में रख दिया जाता और ऊपर से इस ब्लेड को छोड़ दिया जाता, जो कि एकदम स्विफ्ट एक्शन में उस आदमी के सर को काट के अलग कर देता। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, और इसका नाम कैसे रखा गया? उस व्यक्ति के नाम पे जिसने इसका आविष्कार किया था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर गिलोटिन। लास्ट स्लाइड में आते हैं, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। फर्स्ट पॉइंट है, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle class to seize power।
अब वहां पे जो सरकार थी, जैकोबियन लोगों की जो सरकार थी, वो जब गिर गई तब क्या हो गया, जो मध्यम वर्ग के लोग जिनके पास पैसा बहुत था, उन्होंने सत्ता हथिया ली। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of the society। अब फ्रांस में एक नया संविधान लाया गया जिसने क्या किया, ऐसे लोगों से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इस संविधान ने क्या किया, उसने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का प्रावधान रखा। फोर्थ पॉइंट, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स चुन के आते, ये एक डायरेक्टरी चुनते। डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी 5 लोगों का समूह है जो कि देश को चलाने के लिए चुना जाता था। और इसका जरूरत क्या था डायरेक्टरी चुनने का, क्योंकि पहले जो जैकोबियन गवर्नमेंट थी उसका हेड सिर्फ एक व्यक्ति था और सब कुछ उसके मनमर्जी हिसाब से चलता था। इसलिए उस मनमर्जी को रोकने के लिए इन्होंने डायरेक्टरी सिस्टम को अपनाया, जहां पे 5 मेंबर रहते थे और वो मिलके डिसीजन लेते थे। ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, जब लोग अपने अपने एरिया से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, तो सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि हमारे सभी स्टेट्स में विधानसभा है, विधानसभा में हम अपने अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करके भेजते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रख सके। ठीक। लास्ट पॉइंट है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। बट ये जो डायरेक्टरी थी ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थी, बहुत ज्यादा स्थायी नहीं थी। और इन सब की वजह से क्या हो गया, एक नए शासक ने फ्रांस पे धीरे धीरे कब्जा करना चालू किया। और ये एक सैन्य शासक थे, मतलब ये फ्रांस की सेना से जुड़े हुए थे और इनका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप लोगों के आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप लोग क्लासरूम या व्हाट्सएप में मेरे से पूछ सकते हैं। और जितना भी नोट्स आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में दिया जा रहा है, ये सभी आपके कॉपी में होने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।